ना ही जब जेल में थे तो इकरा हसन ने चुनाव प्रचार किया और ना ही जीत गए। तो ऐसी टफ लड़ाई मुजफ्फरनगर में नहीं है। तो 100 जान से न्यौछावर है मुसलमान, कहाँ का, कैराना का, किस पर, इकरा हसन पर, उनके परिवार पर। प्लस हिंदुओं में भी उनकी पैठ है। पूरा व्यक्तित्व आप देखिए, शख्सियत इकरा हसन का, विनम्रता और उनका सद्व्यवहार और लोगों में घुलना मिलना, उठना बैठना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन चुनाव मैदान में हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक भी यहां पर पत्ते नहीं खोले हैं। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है और इतनी साइलेंट बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों है? जिस तरीके से प्रदीप चौधरी और इकरा हसन आमने सामने हैं, तो इनमें किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, आज इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमरिंदर कमल जी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं और राजनीति के बड़े अच्छे विश्लेषक भी हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि मायावती इतनी साइलेंट क्यों है? अब तो आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप जो प्रमुख दल हैं उन पर नज़र डालेंगे तो सबसे तेज़ी भाजपा में है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ की भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो यहाँ पर मोदी जी ने अब तक 5 सभाएं की हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2 दिन बाद ही उन्होंने बुलंदशहर में सभा की, फिर संभल में किया, वाराणसी में, आजमगढ़ में, मेरा ख्याल है 5 सभाएं कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 40-47 कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आप देखिए तो सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है, अभी कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की है। जैसे यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि इमरान लड़ेंगे चुनाव, अन्य सीटों पर फला लड़ेंगे, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की गई है। अब बसपा की आप बात करिए तो बसपा ने यहाँ तक कि जैसे अभी कांसीराम साहब का वो जन्मदिन था, तो उस पर भी पहले मायावती बड़ी बड़ी सभाएं करती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल साइलेंट रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मुझे जो लगता है कि अभी 1-2 दिन में, चूँकि अब आचार संहिता लागू हो गई है, तो अब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिसका खौफ दिखाकर भारतीय जनता पार्टी इनके प्रकार दबाव में लेकर के भी, देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, तो सारी चीज़ें सामने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मायावती अलायंस में आ जाएं, और अगर ऐसा होगा तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में ना कुछ चरे चमारे पड़ सकते हैं और उस दशा में तमाम टिकट में फेरबदल होगा। बात चूँकि आपने कैराना से शुरू की, और सहारनपुर मंडल में कैराना एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है जहाँ पर ज़्यादातर दबदबा अख्तर परिवार का रहा या फिर बाबू हुकुम सिंह का। 2014 में हुकुम सिंह पलायन के मुद्दे को वहाँ से धार देते हैं, फिर वो चुनाव लोकसभा के लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत मिलता है। तो अभी बसपा ने पत्ता अपना नहीं खोला है। बसपा ने जिन प्रत्याशियों के, मतलब 5-10-15 प्रत्याशी उनके जिनका नाम सामने आ रहा है, उनकी भी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है कि नहीं ये लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे यहाँ माजिद का है, उनको प्रभारी बनाया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी बहुजन समाज पार्टी ने सूची जारी नहीं की है। तो ऐसा हो सकता है कि बसपा अलायंस में आ जाए। और भाजपा ने जैसे अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी हैं। पहली सूची में ही कैराना से प्रदीप चौधरी का नाम घोषित कर दिया गया। प्रदीप चौधरी बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके फादर 3 बार के एमएलए रहे, वो खुद 3 बार एमएलए रहे, पिछली बार का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीत लिया है। और इस बार जब उनके नाम की घोषणा हुई है, तो मैं जो देख रहा हूँ, बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष भाव से मैं कह रहा हूँ कि बहुत उनको उनके नाम को लेकर बड़ा विरोध है कैराना लोकसभा क्षेत्र में। तमाम गाँव में लोग जो है, आप देखिए, अब ये भी कहा जा सकता है कि कुछ विरोध जानबूझकर सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। क्योंकि वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह कांधला, वही बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। मनीष चौहान दावेदारी कर रहे थे, बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका दावेदारी कर रही थी, लेकिन इन लोगों का पत्ता साफ हो गया। दरअसल मुझे जो लगता है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं भयक्रांत है, भयभीत है, उसे डर है यूपी को लेकर के, और जगहों पर जहाँ घेराबंदी हो ही रही है। इसीलिए पहले भाजपा का जो प्लान 1 था कि जिनका 10 साल पूरा हो गया है उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, या
जो 70 के पार हो गए हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहीं भगदड़ न मच जाए इस भय से भाजपा ने इन लोगों को नाम रिपीट कर और घोषित कर दिया है। और फीडबैक लिया जा रहा है, जैसे प्रदीप को ही ले लीजिए तो उनको लेकर के एक नया फीडबैक फिर जा रहा है कि पब्लिक में क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुफीद है और यहाँ जो हवा चलती है, जो उसका रुख होता है, वो मतलब बागपत की हवा बलिया तक पहुँचती है। मतलब जिन टिकटों की घोषणा हो गई है वो कहीं ना कहीं उन पर पुनर्विचार हो रहा है। हाँ, और बिल्कुल वो बदले भी जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। अब जैसे सहारनपुर को ही ले लीजिए तो लब्बो लुबाब एक भाई राघव लखनपाल के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते, नाम तो घोषित नहीं हुआ है, तो कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। प्रदीप जी के नाम घोषित हो गया है, लेकिन विरोध के स्वर इतने ज़्यादा, ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर विरोध के स्वर काफ़ी। अब अखिलेश जी को देखिए, अखिलेश जी एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पिताजी बड़े मतलब पॉलिटिशियन रहे हैं और एक लंबे अरसे तक जो है मुलायम सिंह का परिवार जो है वो पूरे देश में सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार कहा जाता था, जिस घर में 10-11 लोग, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री। और तो अखिलेश भी परिपक्व हो गए हैं और अखिलेश को देखिए आप, वो उत्तर प्रदेश में उन जगहों पर जा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में है, और मोदी या योगी का ये प्लान है कि जहां बीजेपी कमज़ोर रही पिछली बार, ये वहां पहुंच रहे हैं, वहां सभाएं कर रहे हैं। तो काफ़ी कतर व्योत है, बहुत खींचतान है और टफ है चुनाव। तो अभी मायावती अगर 1-2 दिन में कोई फैसला ले लेती हैं चौंकाने वाला, मतलब कि अलायंस में आ जाती हैं, तो भाजपा के पसीने छूटने लगेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी इस पार्टी की छवि काफ़ी ख़राब हुई है। और आप देखिए, चलो चैनल वगैरह नहीं दिखा रहे हैं ना, तो अखबारों में छप रहा है, लेकिन जो बड़े पत्रकार हैं और वो इन चैनलों से निकाले गए हैं, चाहे वो रवीश कुमार हों, पुण्य पुष्पन वाजपेयी हों, संजय शर्मा हों, ऐसे कई नाम गिना सकता हूँ, अभिसार शर्मा हों, इनकी रिपोर्टिंग पढ़ी देखिए आप। और जैसे रवीश कुमार जी का है तो 20-20 लाख व्यूवर जो है, मतलब उसको कोई भी वीडियो 20 से 25 लाख से कम लोग नहीं देख रहे हैं, तो उनका भी असर कहीं ना कहीं है, सोशल मीडिया का भी। ये तो सब जनमानस को पता है कि भारतीय मीडिया जो है वो एक तरह से गोदी मीडिया लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ बंधक है। गोदी मीडिया तो अलग चीज़ हो गई, गोद में जिसको लिया जाता है उसको दुलारा जाता है, यहाँ दुलारा नहीं जा रहा है, यहाँ धमकाया जा रहा है। तो गोदी मीडिया का जब दौर रहा होगा 2014 में तो रहा, मैं कहता हूँ कि बंधक मीडिया है। तो अब देख लीजिए ये हालात क्या होने जा रहे हैं, वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। बसपा ने अगर अलायंस में बसपा साथ आ गई तो इन सब के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। फिर टिकट भी चेंज होगा, बीजेपी भी चेंज करेगी, कांग्रेस भी अपना फिर अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी और बसपा भी करेगी, और ये तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो जानी चाहिए। और अगर बसपा नहीं आती है अलायंस में तो भाजपा के लिए मतलब मैदान बड़ा मुफीद है, पूर्वांचल में भी, बुंदेलखंड में भी, रोहेलखंड में भी, और आपका पश्चिम में आप देखिए पिछली बार 2014 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया था, लगभग 15-16 सीटें जीत गए थे। मतलब अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। देखिए, मायावती अगर चुनाव लड़ती हैं तो इंडिया गठबंधन का जितना नुकसान होगा उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को स्वयं होगा। यानी कि पार्टी जो है वो, मुझे नहीं लगता कि फिर कोई सीट निकल पाएगी बीएसपी की। सपा को जरूर मतलब कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन बीजेपी कोई सीट जीतने की स्थिति में नहीं होगी, शून्य पे आ जाएगी। विधानसभा में सिर्फ 1 सीट है, फिर क्या रह जाएगा। मायावती जैसी समझदार लीडर अगर इतनी नादानी करती हैं तो उसके पीछे या तो कोई बहुत बड़ा दबाव होगा, या फिर ये कहा जाएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर अपने को मजबूती के साथ फिर खड़ा करना है तो उनको अलायंस में तो आना ही होगा। तो जिस तरीके से कैराना लोकसभा का हम जिक्र कर रहे थे और वहाँ पर भाजपा ने प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, दूसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे, और उधर से सपा और कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन है। हाँ, तो इस हिसाब से तो इकरा हसन का पलड़ा भारी है। देखिए, इकरा की लोकप्रियता जो है, मैं जो देख रहा हूँ, मैं कभी इकरा हसन से मिला नहीं हूँ, और लेकिन जो लिखते पढ़ते और चीज़ों को देखते तो उनकी लोकप्रियता हर रोज़ बढ़ रही है, ख़ास तौर से यूथ में। और आप दिलचस्प है कि मैं देख रहा हूँ कि जो हिंदू गुज्जर है वो भी इकरा को लेकर के उत्साहित हैं
वो चाहते हैं कि हमारी संसद इकरा हो। जाति समीकरण भी आप देखेंगे तो उस लिहाज से भी इकरा कमज़ोर कैंडिडेट नहीं रहेंगी। हाँ, और वहाँ बाजी पलट सकती है। नहीं, जिस तरीके से आप हिंदू गुर्जर मतदाताओं में इकरा हसन को लेकर उत्साह बता रहे हैं, तो उसके पीछे आपको कारण क्या नज़र आता है? गुर्जर समाज से तो हिंदू गुर्जर समाज से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में है। देखिए, वो अंत तक खटास दूर भी हो जाती है कई बार, लेकिन ऐसा है कि मुझे जो लगता है कि जिन लोगों को जिनका टिकट कट गया, जो दावेदारी में थे, कहीं न कहीं वहाँ भीतरघात होगी बीजेपी को लेकर के। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो प्रमुख दावेदार हैं वो भीतरघात करने से बाज नहीं आएंगे। उसका फ़ायदा इकरा को मिलेगा। बसपा का वहाँ जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर मान ली अलायंस होता तो बात की बात है। अगर इंडिविजुअल बसपा लड़ती है तो वो तो लड़ाई से बाहर हो जाएगी। मेन लड़ाई जो है वो इकरा और प्रदीप चौधरी में, या जो भी होगा कैंडिडेट, उसी में होगी। बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है और कैराना सीट पर किसी दमदार मुस्लिम को चुनाव मैदान में उतार देती है, तो क्या मुस्लिम वोट बसपा की तरफ ट्रांसफ़र हो पाएगा? जहाँ तक कैराना की बात है, अख्तर हसन के परिवार से ज़्यादा दमदार कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। पैरासूट प्रत्याशी के वहाँ दाल नहीं गलने वाली है, तो उनसे दमदार कौन है? इकरा हसन से दमदार कोई नहीं। माँ सांसद, उनके पिताजी आप देखिए कि उच्च सदन निम्न सदन में सबसे कम उम्र के गिनीज बुक में उनका नाम, इनके दादा अख्तर हसन वो कांग्रेस है। तो ये बड़ा सियासी और रसूखदार घराना है। इकरा हसन के टक्कर में कौन मुसलमान है पॉलिटिशियन? खुद कुंवर हसन साहब जो इनके मनोवर हसन के भाई थे, बसपा में क्या कर पाए? तो 100 जान से न्यौछावर है मुसलमान। कहाँ का? कैराना का। किस पर? इकरा हसन पर, उनके परिवार पर। प्लस हिंदुओं में भी उनकी पैठ है, उनके संपर्क, बराबर लोगों से मिलना जुलना। मैं बात सक्रियता की कर रहा हूँ। बहुत सीजेंड पूरा व्यक्तित्व आप देखिए, शख्सियत इकरा हसन का, विनम्रता और उनका सद्व्यवहार और लोगों में घुलना मिलना, उठना बैठना लगातार जारी है। प्रदीप के जो लोगों में शिकायत है वो इस चीज़ को भी लेकर के है। आप कई गांव में देख रहे होंगे तो वहाँ लोग बड़ा नकारात्मक। और देखिए, जब कोई सांसद होता है, विधायक होता है, मंत्री होता है, तो पब्लिक की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और कोई भी नेता जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है। इसलिए जो भी सत्ता में रहता है उसका विरोध होता है। अगर प्रदीप का कहीं विरोध हो रहा है तो उसके पीछे ये है। लेकिन प्रदीप ऐसा नहीं कि कमज़ोर लड़ाई लड़ेंगे, बहुत कांटे की टक्कर होगी। और जब इधर मोदी की सभाएँ होंगी, प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की सभाएँ होंगी और भी नेताओं की, तो अंततः ये हो जाता है कि फिर जो है हिंदू मतदाता जो भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक है, और वो लहर में जो है ये जो इनके तैराक हैं वो मझधार को पार करके किनारे लग जाते हैं। अवनिंदर जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ टिकटों पर अभी पुनर्विचार हो रहा है, जो टिकट फाइनल हो गए हैं उन पर पुनर्विचार हो रहा है, और कैराना लोकसभा पर जिस तरीके से प्रदीप चौधरी को लेकर विरोध हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकट बदलती है और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान टिकट मांग रहे थे, वो चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, तो फिर मनीष चौहान और इकरा हसन में किसका आपको पलड़ा भारी नजर आता है? क्या मनीष चौहान आ जाए? मनीष चौहान आ जाएंगे तो देखिए, मनीष चौहान कोई कच्चा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनका अपना कोई राजनीतिक सफ़र नहीं है, उनकी तो शुरुआत होगी, लेकिन वो एक बड़े पॉलिटिशियन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वीरेंद्र सिंह कांधला 7 बार MLA मंत्री रहे मुलायम सिंह की सरकार में, MLC भी हैं आज की डेट में भाजपा से। तो मुझे तो लगता है कि मनीष चौहान के टिकट को लेकर के, चूँकि MLC खुद ही वीरेंद्र सिंह कांधला आई हैं भाजपा से ही, तो मनीष का टिकट मिलना होता तो पहले ही बार में मिल गया होता। लेकिन कुछ ऐसा अगर समीकरण बनता है, देखिए बीजेपी फिर इनपुट ले रही है नाम घोषित करने के बाद, और कुछ ऐसा होता तो टिकट बदला जा सकता है, मनीष का हो या किसी और का हो जाए, ऐसा मे बी पॉसिबल। बट एक बार फिर से इनपुट बीजेपी ले रही है। जिन सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं, अब चाहे वो जैसे संजीव बालियान साहब मुजफ्फरनगर से लड़ेंगे, अब रालोद के कोटे में बागपत गई तो राजकुमार सांगवान वहाँ से लड़ रहे हैं। आप देखिए कि पुरकाजी विधायक अनिल जी को दलित कोटे से मंत्री बना दिया। तो हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरणों को भी देख रही है। अब महेश शर्मा को लेकर विरोध बहुत ज़्यादा है, लेकिन महेश शर्मा चुनाव जीत जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, क्योंकि जो शहरी मतदाता है बड़ी संख्या में, वहाँ उनका विरोध नहीं है।
जबकि गुजर बिरादरी वहाँ दावा कर रही थी कि हमारे किसी को दिया जाए टिकट। अब भोला सिंह 2 बार सांसद रहे बुलंदशहर से, उनको भी लेकर बड़ा विरोध है, लेकिन लोग कमल के फूल को वोट देंगे, मोदी के चेहरे पर वोट देंगे। तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ हाँ, आखिरी में मेरा सवाल भी आपसे यही बिल्कुल है। बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं। चूंकि कैराना जो है, कैराना में जैसी टक्कर है वैसी टक्कर इन सीटों पे नहीं है। कैराना में जो इकरा से टक्कर जिसकी होगी बीजेपी की, तो वहाँ आप देखिएगा कि बाकी अन्य सीटों पर इतना टफ नहीं है। मतलब कैराना में चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पर नहीं होगा, चुनाव प्रत्याशियों के बीच में होगा। वहाँ देखिए अख्तर परिवार जो है, मैंने बताया ना कि उनका अपना बहुत अच्छी पैठ है, उनका दबदबा है। ना ही जब जेल में थे तो इकरा हसन ने चुनाव प्रचार किया और ना ही जीत गए। तो ऐसी टफ लड़ाई मुजफ्फरनगर में नहीं है, ऐसी टफ लड़ाई मेरठ में भी नहीं होगी, गाजियाबाद में भी नहीं होगी। गाजियाबाद में आप किसी को लड़ा दीजिए, बीजेपी जीत जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा जीत जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये कैराना सीट बहुत विचित्र है, बहुत टफ है। मतलब इकरा हसन तगड़ी योद्धा है। हाँ, तगड़ी योद्धा है, चुनाव जीत भी सकती है। हाँ, चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।